अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हिना मकसूद अहमद है और मैंने रिसर्च स्किल्स के जो है आपको सारे लेक्चर जो है यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा चैनल नेम लिटरेचर है, आप इसको सर्च करके तमाम लेक्चर जो है रिसर्च स्किल्स से रिलेटेड जो है वो देख सकते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ये आपके थीसिस आर्टिकल और इसके साथ साथ आपके डिसर्टेशन के लिए हेल्पफुल हो सकती है इंफॉर्मेशन। मजीद हमारा जो है नेक्स्ट लेक्चर हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं जिसमें हमारे कोर्स आउटलाइन के मुताबिक था व्हाट इज लाइब्रेरी, ये क्वेश्चन था, एंड व्हाट इज हैज व्हाट वी नीड टू एक्सप्लोर रिसोर्सेज थ्रू लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी क्या होती है, इसमें क्या होता है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और हम इससे रिसोर्सेज जो है क्यों लेते हैं लाइब्रेरी से। हम बात करें रिसर्च की। रिसर्च के अंदर लाइब्रेरी जो है हमारा एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। उससे आपको बुक्स मिलते हैं, ठीक है, आपको जर्नल्स मिल सकते हैं, आपको आर्टिकल्स मिल सकते हैं। लाइब्रेरी चूंकि होती क्या है, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग बुक्स, जर्नल, डेटाबेसेस एंड अदर मटेरियल दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इन and maintained for research, learning, information purposes. Libraries can be physical or digital and they provide access to a vast array of इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। लाइब्रेरी क्या होती है, एक वो जगह जहाँ पे जो है कलेक्शन होती है रिसोर्सेज की, जो भी चीज़ आपने पढ़नी है। वो कोई किताब हो सकती है, वो कोई जर्नल हो सकता है, वो कोई डेटाबेस हो सकता है, कोई भी मटेरियल जो आपकी रिसर्च से रिलेटेड है, जिसके चीज़ के ऊपर, फॉर एग्जांपल आप किसी ड्रामा के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो उस ड्रामा से रिलेटेड कोई भी किताब जो लिखी गई है, उस ड्रामा से रिलेटेड कोई भी रिसर्च जो की गई है, कोई भी मटेरियल आपको अगर मिलता है तो आप अपनी लाइब्रेरी में जाकर जो है उसको सर्च कर सकते हैं। दो तरह की लाइब्रेरीज होती है, एक होती है फिजिकल लाइब्रेरी होती है और दूसरी डिजिटल लाइब्रेरी होती है। आज के मॉडर्न दौर में जो है आप ज्यादातर डिजिटल लाइब्रेरी को अप्रोच करते हो, यहाँ से डाटा सोर्सेज या कोई भी अपना मटेरियल जो है वो ये गैदर करने की कोशिश करते हो बजाय के फिजिकल लाइब्रेरी से। तो ये चीज है। अब इस ये लाइब्रेरी हमें क्या प्रोवाइड करती है, लाइब्रेरी बेसिकली हमें वास्ट रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन देती है रिसोर्सेज के बारे में जिसके ऊपर हम रिसर्च करना चाह रहे हैं। ये चीज है। नीचे जाते हैं। लाइब्रेरी व्हाट डज हैज सॉरी व्हाट डज अ लाइब्रेरी हैव। लाइब्रेरी जो है उसमें क्या होता है, उसमें बुक्स होती हैं डिफरेंट, उसमें जर्नल्स और प्रोडिकल्स होते हैं। प्रोडिकल्स कहते हैं पब्लिकेशन को, यहाँ मैंने प्रोडिकल्स ही लिखा है। प्रोडिकल्स कहते हैं पब्लिकेशंस को। पब्लिकेशन में आपकी कोई भी चीज हो सकती है, ऐसे हो सकता है आपकी, ठीक है, आपके आर्टिकल्स हो सकते हैं, जर्नल्स हो सकते हैं, आपकी बुक्स हो सकती है। इसी तरह आपके जो है मैगजीन्स हो सकते हैं, न्यूज़पेपर हो सकता है। हाँ, एनी एनी काइंड ऑफ पब्लिकेशन जो है आपको लाइब्रेरी के अंदर मिल सकती है। ठीक है। डेटाबेस, डेटाबेस का मतलब क्या होता है, ये एक स्टोर या फिर रिकॉर्ड जहाँ पे आपका डाटा अरेंज किया जाता है। इसमें हम ज्यादातर डेटाबेसेस की अगर जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ऑनलाइन ज्यादातर हमें मटेरियल जो है वास्ट रेंज में मिलता है, एकेडमिक मटेरियल जो हमारी रिसर्च से रिलेटेड हमें फायदा भी देता है। मजीद ये है कि डिजिटल रिसोर्सेज क्या होते हैं। डिजिटल रिसोर्सेज का मतलब डिजिटली आपको जो अपना डाटा मिलता है, आप सोर्सेज मिलते हैं जहाँ से आप अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, उनको हम कहते हैं डिजिटल रिसोर्सेज। ऑनलाइन आपको ई बुक्स मिल जाएंगी, जैसे आप अभी सर्च करेंगे तो आप ई बुक जो है बाकायदा एक प्लेटफॉर्म है, वहां से आप ई बुक मुकम्मल डाउनलोड कर सकते हैं डिजिटल फॉर्म में। फिर ऑनलाइन आर्टिकल्स आप गैदर कर सकते हैं। उसके बाद डिजिटल आर्काइव्स, आर्काइव्स को मतलब एंशियंट थिंग्स जो हैं वो आप डिग आउट कर सकते हैं, यानी हिस्टोरिकल डाटा को भी आप जो है वो या फिर डेड डाटा जिसे हम कहते हैं, पुराना डार्क एजेस से रिलेटेड डाटा भी आप रिसर्च कर सकते हैं। स्पेशल कलेक्शन क्या होती है, जो बुक्स होती हैं उसमें बुक्स जो होती है बहुत रेयर होती है, मैन्युस्क्रिप्ट एंड अदर यूनिक मटेरियल। जो आपकी लाइब्रेरी होती है, अगर फिजिकल लाइब्रेरी की बात की जाए तो हाँ आपको पता है बहुत कम बुक्स होती हैं, थोड़ी बहुत मैन्युस्क्रिप्ट्स होंगे और अदर यूनिक मटेरियल थोड़ा बहुत होगा। लेकिन अगर हम डिजिटल की बात करें तो डिजिटल जो है इससे क्वाइट डिफरेंट है, वहाँ पे वास्ट रेंज ऑफ डाटा मौजूद है। तो फिजिकली और डिजिटली जो है लाइब्रेरी में डिफरेंस ये है। एक्सप्लोर रिसोर्सेज थ्रू लाइब्रेरीज, किस तरह से हम लाइब्रेरीज के थ्रू जो है रिसोर्सेज को जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि हमें लाइब्रेरीज जो है बहुत वास्ट रेंज ऑफ डाटा प्रोवाइड करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसे जर्नल्स भी पढ़ सकते हैं, हर तरह का आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं जो हमारे अम, उस पे टेक्स्ट से रिलेटेड लिखा गया है, जो रिसर्च हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड लिखा गया है, हम उसको सिर्फ सर्च करके इसको हम उस तक पहुंच सकते हैं। तो वास्ट रेंज ऑफ डाटा अवेलेबल होता है एक चीज के बारे में ही। पहले ये चीज है। रिलायबल एंड क्रेडिबल सोर्सेज क्या होते हैं। रिलायबल और क्रेडिबल सोर्सेज वो होते हैं जहाँ से आपको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिल जाए।
अब अगर मैं फिजिकल लाइब्रेरी की बात इन दोनों में करूँ तो फिजिकल में भी बहुत ज्यादा जो है आपका इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पे स्टोर होती है, ठीक है, उस लाइब्रेरी में। लेकिन वहाँ पे आपके टेक्स्ट से रिलेटेड जो है डाटा कम हो सकता है, ठीक है, एक दो बुक्स हो सकती है, चार हो सकती है, आर्टिकल्स थोड़े बहुत हो सकते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन की बात करूँ तो उसमें वास्ट रेंज ऑफ डाटा, आप अपना रिसर्च का टॉपिक जो है वो लिखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा जो है आर्टिकल्स मिल जाते हैं, उसको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सेकंड स्टेप में वो कहता है कि बहुत ज्यादा ये जो इन्फॉर्मेशन मिलती है इनमें से हमने बेसिकली ऑनलाइन का मसला ये होता है कि हमने उसमें से रिलायबल इन्फॉर्मेशन निकालनी है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन निकालनी है जो हमारी रिसर्च से रिलेटेड है, जो हमारी टॉपिक से रिलेटेड है। क्योंकि बहुत ज्यादा रफ डाटा भी ऑनलाइन और फिजिकल बुक्स जो है फिजिकल लाइब्रेरी के अंदर पाया जाता है। फिजिकल लाइब्रेरी में भी आपको सर्च करनी पड़ती है और उसके अंदर भी रफ डाटा बहुत ज्यादा होता है, कहीं से भी आपको एकदम रेलिवेंट चीज नहीं मिलेगी, आपको खुद पढ़ के निकालनी पड़ेगी। तो ये चीज थोड़ी हेक्टिक भी होती है। लेकिन अगर आपकी रिसर्च जो है, अगर आप अपनी रिसर्च को रिलायबल और क्रेडिबल बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे सोर्सेज का इस्तेमाल करें जो रिलायबल हों। ऐसा ना हो कि आप विकिपीडिया पर जाके पढ़ लें और वो रिलायबल सोर्स ही नहीं है, वहाँ पे ना ऑथर है ना वो पब्लिकेशन डेट होती है, वहाँ पे सिर्फ एक टॉपिक आप लिखते हो और उस टॉपिक से रिलेटेड गुफ्तगू उसने डायरेक्ट ही स्टार्ट की होती है। तो ऐसे सोर्सेज से अपने आप को बचाएं, बजाय कि आप ऐसे सोर्सेज को डिग आउट करने की कोशिश करें जो आपके डाटा से रेलिवेंट हो, जिसमें प्रॉपर ऑथर हो, जिसमें प्रॉपर पब्लिकेशन डेट हो, ये सब चीजें हो। सपोर्ट फॉर रिसर्च एंड लर्निंग, सबसे बड़ी बात है लाइब्रेरीज जो है वो सपोर्ट करती है हमें रिसर्च करने के लिए और हमें लर्निंग करने के लिए। कोई चीज अगर हम डिग आउट करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हम जो है इस तरह लाइब्रेरीज को डिग आउट करना शुरू कर देंगे, लाइब्रेरी से जाकर वो चीज को फाइंड आउट करना शुरू कर देंगे तो हमें मिल जाएगी। ऑनलाइन लाइब्रेरी से ज्यादा जल्दी मिलेगी, और अगर फिजिकल पे रहे तो काफी ज्यादा टाइम टेकन हो सकती है ये चीज। प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को प्रिजर्व करना, लाइब्रेरीज जो है वो आपके नॉलेज को प्रिजर्व करती हैं, सेव करती हैं। अगर आप देखें ऑनलाइन तो बहुत ज्यादा डेटा स्टोर हो चुका है, अगर आप फिजिकल लाइब्रेरीज की बात करते हैं तो हम ज्यादातर एंशियंट बुक्स को भी जो है अपने लाइब्रेरी के अंदर स्टोर करते हैं। वो एंशियंट बुक्स जिनकी लैंग्वेज आज तक हम ना जान सके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लैटिन की अगर बात करते हैं तो लैटिन में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम नहीं जानते, तो हमें लैटिन ज्यादा आती नहीं। फिर ग्रीस की जो लैंग्वेज थी उसकी अगर हम बात करें तो वो हमारे पास लैंग्वेज तो पढ़ी है लेकिन हमें उसका ट्रांसलेशन हमें उसकी नहीं करने आती, उसको क्या मीनिंग थी, क्या कॉन्टेक्स्ट में कैसे समझाएगी। तो बुक्स तो अवेलेबल होती है। इसी तरह बहुत सारा ऐसा आर्काइव डाटा जो होता है जिसको हम स्टोर नहीं कर पाते अपने घरों में, वो जो है लाइब्रेरी के अंदर हमें मिल जाता है, फिजिकल लाइब्रेरी के अंदर। सेकंड थिंग क्या होती है कि ऑनलाइन लाइब्रेरी के अंदर हमें वास्ट रेंज ऑफ आर्काइव डाटा मिलता है, जिसके अंदर कभी भी किसी टाइम में बैठ के किसी भी एज को सर्च कर सकते हैं। फ्ला एज में क्या हुआ था, भुट्टो दौर में क्या हुआ था, ठीक है, इस तरह बेनजीर के दौर में क्या हुआ था, ये सब चीजें जो कि गुजर चुकी है, जो आपका डाटा आहिस्ता आहिस्ता रिकॉर्ड करती है और हर फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको देती। मजीद देखें लाइब्रेरीज जो है वो क्यों नेसेसरी होती है आपकी रिसर्च पर्पस के लिए। रिसर्च जब हम किसी चीज पे अपना टॉपिक पे करते हैं तो सबसे पहले हमें लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर में अपने जो है इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है, रिसर्च गैप निकालना होता है और अपना रिसर्च का टॉपिक फाइंड आउट करना होता है। अगर हम उसको अपने जेहन में रख के देखें तो हमारे लिए रिसर्च इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर सॉरी हमारे लिए लाइब्रेरीज को लाइब्रेरी से सोर्सेज गैदर करना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अगर उसके बगैर लिखेंगे तो हमारी रिसर्च रिलायबल नहीं है, बल्कि वो रिजेक्टेबल है, वो अलाउ ही नहीं होगा इस तरह की रिसर्च करना। तो लाइब्रेरीज क्यों जरूरी होती है, लाइब्रेरीज जो बेसिकली होती है वो हमें रेलिवेंट असेस देती हैं और हमारी आजकल के दौर की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है। फिर रिसर्चेस के अंदर हमने अपना रेलिवेंट डाटा जो है रिलायबल सोर्सेज होता है उनको फाइंड आउट करना होता है। फिर रिसर्च सपोर्ट हमें उसमें ये इस तरह से होती है कि जो लाइब्रेरीज होती हैं उसके अंदर जो जो रिसर्च असिस्टेंट्स होती हैं, अंदर स्टडी स्पेसिस होती है, टेक्नोलॉजी का यूज होता है, टेक्नोलॉजी से हम फैसिलिटेट होते हैं रिसर्च के अंदर। ये सब चीजों का डाटा नॉलेज जो है आपको लाइब्रेरीज प्रोवाइड कर सकती है। वो लाइब्रेरी डिजिटल भी हो सकती है, वो लाइब्रेरी जो आपकी फिजिकल भी हो सकती है। इसके बाद इसके नुकसानात क्या है लाइब्रेरी के। नुकसानात ये हैं कि लिमिटेड असेस होती है। अगर मैं फिजिकल लाइब्रेरी की बात करूँ तो आपको पता है खुद के लिमिटेड एक्सेस होती है, तो लिमिटेड आवर्स होते हैं कि इतने आवर्स के अंदर आप किसी किताब को पढ़ सकते हैं, किसी चीज को सर्च आउट कर सकते हैं। फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं उस तरह। अगर फिजिकल में और अगर बात करें, कुछ बुक्स ऐसी होती है जिनके ऊपर जो है वो टैग लगा होता है, आप इसको पहले खरीदेंगे उसके बाद जो है आपको ये बुक मिलेगी, फिर आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। कुछ ऐसी टैग्स लगे होते हैं उस किताब के ऊपर, बजट बजट पे जो है वो भारी पड़ती हैं ऐसी किताबें कुछ होती है। डिजिटल डिवाइड गैप क्या होता है, कभी कभार अगर हम डिजिटल लाइब्रेरी को भी सर्च करते हैं, ऑनलाइन लाइब्रेरी सर्च करें
इसमें बहुत ज्यादा गैप आने की वजह से, कोई एरर आने की वजह से भी हमारा काम जो रहता है डिस्टर्ब। तो फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसी बहुत सारी वेबसाइट देखे होंगे जहाँ से आप कोई किताब डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे आप डाउनलोड करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वहां पर डाउनलोड का जो ऑप्शन है वर्क नहीं कर रहा होता। ठीक है, वो ऐप में कोई नुक्स होता है, वो आपकी चीज डाउनलोड नहीं कर रही होती। तो इस तरह डिजिटल टूल्स में भी कुछ मसले मसाइल आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको रिसर्च में मसला आ सकता है उस आर्टिकल को ओपन करने में। ये चीज है प्रिजर्वेशन चैलेंजेस। चैलेंजेस जो होते हैं उनको ये प्रिजर्व करते हैं। लाइब्रेरीज फेस चैलेंजेस इन प्रिजर्विंग डिजिटल रिसोर्सेज एंड इंश्योरिंग लो टर्म एक्सेस। अब लाइब्रेरी समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपके पास पूरा रिकॉर्ड होता है, आपने सालों साल का रिकॉर्ड रखा था, एकदम जो है वो क्या होता है कि आपका ये वेबसाइट उड़ गई तो वो सारा मटेरियल जो है उसके रिकॉर्ड जो है वो सारा गायब हो गया। इस तरह बहुत सारी लाइब्रेरीज जो होती है, डिजिटल लाइब्रेरीज भी, इवन उनका एक स्पेसिफिक टाइम स्पैन होता है। उस टाइम स्पेन के बाद जो है हमें हर चीज जो है वो करनी पड़ती है। अपनी वेबसाइट का हमें ख्याल रखना पड़ता है, उसमें वायरस ना आ जाए। इस तरह की चीजें हमें करनी पड़ती हैं। अगर ये चीज होगी तो हमारी रिसर्च में हमें बहुत ज्यादा मसले मसाइल होंगे। तो हमें ऐसे रिसोर्सेज भी ढूंढने जो इन सब चीजों से फ्री हों। बाकी इस लाइब्रेरी के, डिजिटल लाइब्रेरी के, फिजिकल लाइब्रेरी के नुकसान जो है वो यही हैं। अच्छा, मजीद हमारा अगला लेक्चर जो है लेक्चर 9, स्मार्ट सर्चिंग क्या होती है। स्मार्ट सर्चिंग जिसमें आप यूजिंग यानी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं अपने रिसर्च के लिए। ठीक है आपको पता है कि रिसर्च जो है आपकी एक ऐसी डिजिटल लाइब्रेरी है जो आपके मसले मसाइल को बहुत आसानी से उनका सोल्यूशन हल और उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करके दे देती है। इसी तरह जब हम अपनी रिसर्च की बात करते हैं तो स्मार्ट सर्चिंग इन्वॉल्व यूजिंग इफेक्टिव सर्च स्ट्रेटेजीज। इसमें कुछ स्ट्रेटेजीज होती है, स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स होती हैं सर्च करने की, कुछ टूल्स होते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके रिसर्च लिखने में। जैसे कि मैं आपको कहती हूँ ना, क्विल बोर्ड जो हो गया वो आपकी हेल्प कर सकता है, चैट जीटीपी, ये सारे क्या हो सकते हैं इस तरह। और इसके बाद इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टूल्स जैसे ट्रांसलेटिव टूल्स होते हैं जो आपकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है, आपके इस तरह समराइजिंग और पैराग्राफ मेकिंग जो होता है वो टूल्स हो सकते हैं जो आपके हेक्टिक वर्क को जो है वो शॉर्ट और स्मार्ट वे में जो है आप तक पहुंचा देते हैं। ये चीजें रिलायबल इंफॉर्मेशन डिग आउट करने के लिए भी कुछ टूल्स होते हैं, अगर आपको वो सर्च सही करना आता है, यानी स्मार्ट सर्चिंग आती है, तो उसका आपको फायदा बहुत ज्यादा होगा इंटरनेट पे। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर आपकी थोड़ी बहुत क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए होती है। अब एक बिल्कुल ही वो पर्सन जिसने आज तक कभी सर्च किया है ना इस्तेमाल किया है इंटरनेट को, वो जो बैठेगा किसी चीज को सर्च करने के लिए तो उसके पास उस तरह का इफेक्टिव डाटा नहीं मौजूद होगा जिस तरह एक पर्सन जो कुछ सालों से जो है इंटरनेट चला रहा है उसको, उसने उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज है, उसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो वो बेचारा जो होगा, वो जो होगा उसके पास ज्यादा नॉलेज होगा और इसकी जो रिसर्च होगी वो बहुत ज्यादा जो है वो क्रिटिकल होगी, बहुत ज्यादा रिलायबल होगी बजाय के दूसरे पर्सन के। तो इसमें रिसर्च, स्मार्ट रिसर्च के लिए, स्मार्ट सर्चिंग के लिए भी आपको क्या चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप क्या सर्च कर रहे हैं, आपको कैसे सर्च करना है, किन तरीकों से आपका काम आसान बन सकता है। रिसर्च के अंदर इवैल्यूएशन होनी चाहिए कि आप किसी चीज को अगर डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते, उसका प्रॉपर जायजा लेके इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो एक पढ़ा लिखा बंदा होता है, पढ़ा लिखा और जो क्रिटिकल थिंकर होता है, तो वो रिसर्च कैसे करेगा, वो रिसर्च में जो भी डाटा निकालने की कोशिश करेगा उसमें 2-3 आर्टिकल उसके ऊपर जरूर पड़ेगा, ताकि ये देखा जाए कि रिसर्च में जो बातें मैं इंक्लूड करने जा रहा हूँ क्या वो रिलायबल हैं। ठीक है, तो वो कंपैरिजन भी कर सकता है, इस चीज में एस्टिमेट भी लगा सकता है कौन सी सही है कौन सी नहीं, जजमेंट दे सकता है। इसके बाद एनालिसिस ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज। हमने पढ़ा था कि पीछे जो है बहुत ज्यादा रफ मटेरियल जो है जैसे फिजिकल लाइब्रेरी में भी है और इसके अलावा ऑनलाइन में भी है। तो आपको रेलिवेंट सोर्स ऑफ डाटा आपका निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको बहुत ज्यादा चीजें पढ़नी पड़ती हैं, तभी आपको जाकर आपके टॉपिक से रेलिवेंट चीज मिलती है। क्या पता आपने पूरा आर्टिकल पढ़ लिया और उस आर्टिकल के अंदर एक से दो पैराग्राफ जो है वो आपकी रेलिवेंट रिसर्च से मैच करते हो। तो फिर इस तरह के जो मसले मसाइल हैं स्मार्ट सर्चिंग में भी थोड़े बहुत हमें आ सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर आप स्मार्ट सर्चिंग करना जानते हैं तो आप इस तरह अपने आप के लिए ऑनलाइन सोर्सेज का आपको आसानी से पता चल जाएगा, आपको हाई क्वालिटी रिसर्च का आसानी से पता होगा कि कैसे मैं निकाल सकता हूँ, कैसे मैं कर सकता हूँ, अपनी रिसर्च को किस तरह पावरफुल बना सकते हो। ये होता है स्मार्ट सर्चिंग के फायदे। इसमें आपका इस्तेमाल होता है इंटरनेट। इंटरनेट में आप देखें ऑनलाइन डेटाबेसेस एंड आर्काइव्स, ऑनलाइन आपका बहुत सारा डाटा मटेरियल सेव किया जाता है, रिकॉर्ड्स होते हैं, बड़े बड़े सेट्स होते हैं, आर्काइव्स होते हैं, पुराने डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो आपके इस दौर से रिलेटेड नहीं है, गुजरे हुए लोगों से रिलेटेड बात है, फैशन फील्ड से रिलेटेड बात है, कोई भी इस तरह का आर्टिकल है जो के
ओल्ड है आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं इस इंटरनेट का इस्तेमाल करके। डिजिटल लाइब्रेरीज इस तरह, ये इंटरनेट के ही थ्रू जो है आप डिजिटल लाइब्रेरीज को असेस कर सकते हैं। ये आपको बुक्स बताई देगी, आर्टिकल्स देगी, रिसोर्सेज देगी। इस तरह मल्टीपल वेबसाइट जो है एकेडमिक वेबसाइट, वहाँ पे भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं आपके एकेडमिक जो है रिसर्च से रिलेटेड होते हैं। आप उन तक अप्रोच कर सकते हो इंटरनेट का इस्तेमाल करके। ऑनलाइन कम्युनिटीज एंड फॉरम्स होते हैं, उससे क्या होगा आपका नॉलेज शेयर भी होगा और आपको साथ साथ ऑनलाइन कम्युनिटी भी आप बना सकोगे, लोगों के साथ सोशलाइज हो सकोगे एक दूसरी जगह से। रिलेशनशिप जो है आप डेवलप कर कर नॉलेज बेस्ड रिलेशनशिप डेवलप करके आप अपना फायदा भी हासिल कर सकते हो। तो इंटरनेट और स्मार्ट सर्चिंग दो ऐसी चीजें जो आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है। स्मार्ट सर्चिंग से मुराद आपको समझ में आ गई होगी कि वो पर्सन जो क्रिटिकली हर चीज को इवेलुएट करके निकालता है, उसको पता होता है कि किस तरह किन स्टेप्स के थ्रू मैं अपनी रिसर्च को आसान बनाऊंगा। दिस इज कॉल्ड ए स्मार्ट सर्चिंग। और इंटरनेट जो है मजीद इस स्मार्ट सर्चिंग को जो है आसान बना देता है आपके लिए। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आप वास्ट इंफॉर्मेशन जो है निकाल सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, अगर आप स्मार्ट सर्चिंग करना जानते हैं तो आपके पास वास्ट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं आप अपने वर्क से रिलेटेड। कन्वीनियंस और फ्लेक्सिबिलिटी है, किसी भी टाइम, कोई टाइम लिमिटेड नहीं है, कोई और लिमिटेड नहीं है कि भाई यहाँ तक आना है, बस यहाँ तक लाइब्रेरी खुली होगी ऑल टाइम या 24 आवर्स जो है आपकी लाइब्रेरी अवेलेबल। आप जब चाहे उस चीज को खोल ले, दोबारा पढ़े, फिर बंद कर दे, खोल दे, दोबारा पढ़िए, इट्स अप टू यू। तो ये स्पीड और एफिशिएंसी में बहुत ज्यादा तेज है। आप जो चीज सर्च कर रहे हैं, अगर आपको वेबसाइट पे अगर आपका इंटरनेट ठीक है तो आप जो है आपको मसले मसाइल नहीं हो सकते। आपकी इंटरनेट की स्पीड और फिर इस तरह सर्चिंग टूल्स जो हैं जो अगर आपको आते हुए, तो वो आपके जो है वर्क को बहुत ज्यादा फायदा देंगे और आपकी रिसर्च जो है वो स्पीडली जो है वो खत्म हो जाएगी। आपको ज्यादा टाइम स्पेंड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्लोबल एक्सेस, पूरी दुनिया से आप कनेक्ट हो सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। अब जरूरी नहीं है कि हमारी रिसर्च जो सिर्फ पाकिस्तान से रिलेटेड हो सकता है कि हम ऐसा कोई जनरल टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि ओवरऑल ग्लोबली उस पर डिस्कस किया जाए। फॉर एग्जांपल जैसे एक टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, हम इसे ग्लोबली डिस्कस करते हैं, पूरे ग्लोबल का क्लाइमेट जो है हम बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो फिर हमारी ऐसी रिसर्चेस जो है हमें ऑनलाइन हमें ज्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड हो सकते हैं बजाय के फिजिकल लाइब्रेरी में। तो इस तरह ऑनलाइन लाइब्रेरी में अगर हमारे पास इंटरनेट की एक्सेस है और हमें स्मार्ट सर्चिंग करने के तरीकेकार आते हैं, तो हम किसी भी चीज को आसानी से डिग आउट कर कर रेलिवेंट बना सकते हैं, अपनी रिसर्च के साथ जोड़ सकते हैं। नुकसानात क्या है? नुकसानात ये हैं कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड होती है, आपको पढ़ पढ़ कर रेलेवेंट चीज निकालनी पड़ती है। चाहे आप ऑनलाइन में ऑनलाइन लाइब्रेरी में जा रहे हैं या चाहे आप फिजिकल कर रहे हैं, तो आपको इस चीज का सामना करना ही पड़ेगा। ओवरलोडिंग आपको करनी ही पड़ेगी। इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड है, उसको आपने सर्च करके उसको पढ़ पढ़ के आपने उसको करना पड़ेगा रिसर्च के अंदर ऐड। सोर्सेज क्रेडिबिलिटी से मुराद ये है कि आप जहां से सोर्स ले रहे हैं, जहां जहां से आप अपना डाटा निकाल रहे हैं, वो सोर्सेज और वेबसाइट जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। उसमें ऑथर का नाम होना चाहिए, पब्लिकेशन डेट्स होनी चाहिए उस आर्टिकल से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, ये सब कुछ होना चाहिए। ये रिसर्च होगी, इससे आपको क्रेडिबिलिटी मिलेगी। आपको पता होगा कि भाई ये रेलिवेंट रिसर्च है, ये किसी दूसरे बंदे की आपने नहीं उठाई। तो इन्फॉर्मेशन भी ऐसी क्रेडिबल सोर्सेज से अच्छी मिलती है। इंफॉर्मेशन क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी इंफॉर्मेशन क्वालिटी सॉरी मैं यहाँ पे कोर्स डिस्कस कर रही थी कौन। तो सोर्स क्रेडिबिलिटी से मुराद ये है कि जब आप ऑनलाइन बैठे होते हो तो आप समटाइम्स इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। जैसे आपने ऑथर का ख्याल नहीं रखा, पब्लिकेशन डेट का ख्याल नहीं रखा, तो आपने को वो विकीपीडिया से क्या लिया, वहां से जाके आपने रीड करके इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ डाल दिया। तो इस टाइप के जो आपकी रिसर्च में आप ये पैराग्राफ इंक्लूड करेंगे ना, इसमें सोर्स क्रेडिबिलिटी के नुकसानात आपको नजर आएंगे कि वो सोर्स होगा, अब रिलायबल सोर्स नहीं होगा, तो आपकी रिसर्च में ये चीज प्रॉब्लमेटिक हो सकती है और लिहाजा रिसर्च में आप ऐसी चीजें भी मत करें। इसके अलावा जो है इंफॉर्मेशन क्वालिटी जो है उसमें आपका ऑनलाइन इंफॉर्मेशन जो है वो पुरानी हो सकती है, बायस्ड हो सकती है, इनएक्यूरेट हो सकती है। ठीक है, आपको बड़ा ध्यान से क्रिटिकली इवेलुएट करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, पर की इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती है। अप टू डेट इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो, आर्काइव्स इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो आपको बड़ा ध्यान से निकालनी पड़ती है। डिस्ट्रैक्शन एंड टेम्पटेशन, आपको पता है कि ऑनलाइन रिसोर्सेज के अंदर जो है बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन एंड टेम्पटेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कहती हूँ कि अगर आप ब्राउज पे कोई कंटेंट निकालने की कोशिश करते हो तो वो पहले तो बहुत देर बाद वो कंटेंट खुलेगा। ठीक है, अगर वो खुल गया तो उसका एक पेज दो पेज खोलने में बहुत ज्यादा डिले आएगा। तो पहले तो ये इस चीज की इंटरप्शन जो आती है। सेकंड, आप अगर कोई ऐसी चीज खोलते हो, वेबसाइट खोलते हो, वहां पे वेबसाइट के अंदर जो एड ज्यादा आता है, तो फिर आपके लिए वो बड़ा मसले मसाइल हो सकते हैं, वो आपको आपकी रिसर्च से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं।
ठीक है। इसी तरह तो डिस्ट्रैक्ट और टेम्पटेशन भी बहुत ज्यादा होती है ऑनलाइन रिसोर्सेज के अंदर, इंटरनेट के ऊपर। मजीद स्मार्ट सर्चिंग कैसे हमें मदद कर सकती है, हेल्प आउट कर सकती है। जिसको स्मार्ट सर्चिंग करने आती है वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज करेगा अपनी रिसर्च से रिलेटेड। जिस चीज के ऊपर वो रिसर्च कर रहा है उसको पता होगा कि मैंने किन नामों से, किन लफ्जों से रिसर्च करनी है, तो किस तरह से आर्टिकल डिग आउट करने हैं। कुछ ऑपरेटर्स वो इस्तेमाल करेगा और उन ऑपरेटर्स के थ्रू जो अपना डाटा जो है वो कलेक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है। उसके बाद रिसर्चर जो होगा वो रेलिवेंट सोर्सेज को कलेक्ट करने की कोशिश करेगा। मल्टीपल सोर्सेज जो होते हैं वो आपके उसके वेबसाइट के होते हैं एक आर्टिकल से रिलेटेड, तो वो सिर्फ रेलिवेंट डाटा निकालेगा। तो ये अगर उसको स्मार्ट सर्चिंग के सारे तरीके पता है तो वो बहुत एफिशिएंटली काम कर सकता है, रिसर्च में आगे जा सकता है। इसके बाद सोर्स इवैल्यूएशन, उसको क्रिटिकल एवेल्युएशन करेगा वो हर एक ऑनलाइन सोर्सेज के जो उसके रेलेवेंट टॉपिक से होगा, और फिर इस तरह रिलायबल इंफॉर्मेशन निकालेगा। ठीक है। और रिलायबल इंफॉर्मेशन निकालने की वजह से जो है उसका जो रिसर्च होगी वो पावरफुल हो जाएगी और वो ऑथेंटिक होगी। फिर उस वो जो स्मार्ट सर्चर होगा उसको जो है न्यू रिसोर्सेज पे जब वो असेस करेगा, फॉर एग्जांपल न्यू रिसोर्सेज होते हैं डिस्कवरी करना नई नई चीज़ों की, उसको सारी चीज़ें आती होंगी, किस तरह ऑनलाइन आर्काइव्स खोलनी है, किस तरह डेटाबेसेस खोलने रिकॉर्ड, या फिर स्टोर्स या फाइल्स वगैरह किस तरह खोलनी है। एकेडमिक वेबसाइट जो है वो कौन कौन सी है, फॉर एग्जांपल मैं नाम लेती हूँ। मुझे जैसे एकेडमिक वेबसाइट जो है उनके बारे में थोड़ा बहुत पता है, जैसे इंसाइक्लोपीडिया है। ठीक है। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर वास्ट इंफॉर्मेशन है, आप इसमें से कोई भी अपने टॉपिक से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है आपको पढ़ पढ़ के निकालनी पड़ती है, आप निकाल सकते हो। ठीक है। ये चीज होगी। तो अगर आपको स्मार्ट सर्चिंग में ऐसी वेबसाइट, ऐसा टूल्स पता है जो आपकी रिसर्च में डायरेक्ट आपको असिस्ट कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं वो न्यू आपको सोर्सेज की तरफ, तो वो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। और ये सब कुछ स्मार्ट सर्चिंग की वजह से। आपको जरूरी नहीं है कि आपको अगर पता ही हो तो आप करो, आप स्मार्ट सर्चिंग या फिर टूल्स इन चीजों के बारे में भी रिसर्च कर सकते हो, जिससे आपकी जो डिस्कवरी है वो आसान हो जाएगी अपने टॉपिक से रिलेटेड। कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग, आपको यूजिंग इंटरनेट का इस्तेमाल करने से आपकी नॉलेज शेयरिंग होती है, आपके दोस्त वगैरह बनते हैं, नेटवर्क बनता है जिसमें आप बैठकर कम्युनिटी के साथ जो है अपना नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ रिसर्चेज होती हैं, फिर इकट्ठे मिलकर रिसर्चेज कर रहे होते हैं। तो ये कोलैबोरेशन भी इंक्रीज करती है और नेटवर्किंग भी बनाती है स्मार्ट सर्चिंग। मजीद टिप्स फॉर स्मार्ट सर्चिंग, जैसे उसने बताया कि कौन कौन सी टिप्स हो सकती हैं अपनी रिसर्च से रिलेटेड, आपको स्पेसिफिक कीवर्ड्स और सर्च ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। इससे क्या होगा, आपको फायदा होगा कि रिसर्च में आप डायरेक्ट उस चीज पे पहुंच जाएंगे जो आपको चाहिए होगी, नहीं तो आप भटकते रहेंगे। एवेलुएट सोर्स क्रेडिबिलिटी, सोर्स की क्रेडिबिलिटी चेक करें। ठीक है। वो क्रेडिबिलिटी आपको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑथर क्रेडेंशियल्स चेक करने पड़ेंगे, ऑथर का नाम क्या है और किस ऑथर ने पब्लिश किया, पब्लिशिंग डेट आपको चेक करनी पड़ेगी जो डाटा आपने जहाँ से उठाया है। फिर पीयर व्यू स्टेटस से मुराद होता है कि जो वो बात कर रहा है आप उससे ही रेलिवेंट लोगों के, उससे रेलिवेंट आर्टिकल्स, टॉपिक से रिलेटेड रेलिवेंट आर्टिकल्स को भी पढ़ेंगे ताकि आपको पता चले कि एक ऑथर ने जो बात की है क्या वही बात जो है तमाम ऑथर्स भी कर रहे हैं। तो इसी तरह आपको पता चल जाएगा कि सोर्स जो है वो रिलायबल है। इस तरह यूज करेंगे ऑनलाइन टूल्स और डेटाबेसेस, कुछ ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल कर कर हम डेटाबेसेस का इस्तेमाल करके अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज एंड सिंथेसाइज करना, चीजों को सेट करना एक प्रॉपर वे में और उनको आपस में जोड़ना, उसको इंटरलिंक करना, इसके लिए बहुत सारे टूल्स भी इस्तेमाल होते हैं। अगर आप खुद करना चाहते हैं खुद भी कर सकते हैं। स्मार्ट सर्चिंग में आप टूल्स अगर इस्तेमाल करते हैं तो जैसे आपको बताता है कि आप समटाइम्स आपको साइटिंग नहीं करने आती, तो आज से साइट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं जिससे क्या होता है आपकी इंटेक्स साइटेशन भी हो जाती है और जिससे आपकी वर्क साइटेड पेज यानी आउटर एक्सटर्नल साइटेशन भी हो जाती है जो आपके वर्क साइटेड पेज के ऊपर की जाती है। तो वो ऐसी वेबसाइट बनाई गई हैं जिससे आपको फायदा हो जाए। मजीद नोट टेकिंग एप्स, आपसे अगर कोई काम नहीं होता तो आप ऐसी ऐप यूज कर सकते हो जो आपको खुद ब खुद नोट्स बना कर दे देती है। जैसे आप, अगर मैं आपको बताऊं तो आप एक चैट जीटीपी वोमो, वोमो एआई अगर आप यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वोमो नाम है उसका, तो फिर क्या होता है आप उसमें यूट्यूब की कोई भी वीडियो जो आप सुन रहे हैं और आपका लिखने का दिल नहीं चाह रहा वहां से, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा रेलिवेंट मटेरियल है आपकी रिसर्च से रिलेटेड, तो आप उस टाइप का डाटा जो है आप उसका लिंक लेकर उस वीडियो का आप वो एआई पे डाल दें। वो आपका रीड करने के बाद उस वीडियो में जितनी बातें होंगी, जितनी चीजें शेयर की गई होंगी, वो सारा उसका एक डॉक्यूमेंट आपको बना कर दे देगा। वो डॉक्यूमेंट आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने वर्ड पे और फिर इसको अपने रिसर्च के अंदर भी डाल सकते हैं और फिर यूट्यूब का आप लिंक भी दे सकते हैं मैंने यहाँ से इस चीज को डाला है। तो नोट टेकिंग में वैसे भी आपके लिए आसानी होती है। इस तरह आप बहुत सारी चीजें इंटरनेट पे वेबसाइट और भी इसके अलावा भी बनी हुई हैं जो आपका काम आसान कर सकती हैं, नोट्स की फॉर्म में होती हैं। जैसे
आप सेकेंड ईयर की किताब की बात करते हैं तो मिस्टर चिप्स के सारे आंसर क्वेश्चन आपको वहां से मिल सकते हैं। ठीक है, आपको विदाउट एनी एफर्ट किए आपको खुद से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और प्रॉपर ऑर्गेनाइज और सिंथेसाइज इंफॉर्मेशन हो सकती है जो आप टूल्स यूज कर कर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब चीजें स्मार्ट वर्क से रिलेटेड है, स्मार्ट सर्चिंग से। लेक्चर नंबर 10, इसमें क्या है, इसमें बेसिकली चेकिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑनलाइन रिसोर्स। अगर आप चाहते हैं कि सर्च करना कि ऑनलाइन रिसोर्स जो है हमारे रिलायबल हैं कि नहीं है, तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होंगे वो हम थोड़ा बहुत इस रिसर्च में पढ़ेंगे, और क्यों जरूरी है ये क्रेडिबिलिटी, रिसर्च का क्रेडिबल होना क्यों जरूरी है ये भी हम पढ़ेंगे। चेकिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज, जो आपको सोर्सेज मिल रहे हैं उनको उनकी रिलायबिलिटी चेक करने के लिए रिलायबिलिटी कि चेकिंग से मुराद क्या है, इवेलुएटिंग द ट्रस्ट वर्थीनेस रिलायबिलिटी एंड ऑथर ऑफ द ऑनलाइन सोर्सेज। कि आपको पता हो, रिलायबिलिटी से मुराद ये है कि आपको पता हो कि भाई जहां से मैं कंटेंट उठा रही हूँ किस टॉपिक से अपना रिलेटेड कंटेंट है, क्या उसमें रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मौजूद है, पहली ये चीज। दूसरा, ऑथर का नाम मौजूद है जो आर्टिकल लिख रहा है जो आपके टॉपिक से रिलेट कर रहा है। तीसरा, पब्लिकेशन डेट मौजूद है। अगर तीनों चीजें मौजूद है, इसके अलावा पीयर इंफॉर्मेशन जो है, आप दूसरे उसके कंट्रेस्टिव लोगों से, राइटर से उसकी इंफॉर्मेशन उसने दी है, किसी नावल से रिलेटेड हो सकती है, ड्रामा से रिलेटेड हो सकती है, वो आप उस पर्सन को मेंशन करके उसका भी आर्टिकल पढ़ोगे ये चेक करने के लिए कि क्या ये आया, ये आर्टिकल जो है इसमें जो बात की गई है क्या वो बात जो है हतमी है। आप उसको सर्च करने की, उसकी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करोगे। ये चार पांच चीजें हैं जो आपकी रिसर्च को क्या बनाएंगी, क्रेडिबल बनाएंगी। इससे आपका जो है थीसिस जो है वो रिजेक्ट नहीं हो पाएगा, आपका रिसर्च आर्टिकल रिजेक्ट नहीं हो पाएगा अगर आपकी ऑनलाइन रिसोर्सेज जो क्रेडिबल हैं। ये आपकी मदद कर सकते हैं एक्यूरेट, अनबाइस्ड और रेलिवेंट रिसर्च निकालने में, और इंश्योर करते हैं एक्यूरेसी को, प्रिवेंट करते हैं आपको मिस इंफॉर्मेशन, मिस गाइडेंस से आपको बचाते हैं। ठीक है, ये आपको क्रेडिबिलिटी जो होती है, एस्टेब्लिशेस अथॉरिटी। अथॉरिटी से मुराद आपको इस तरफ लेके जाते हैं कि आप ऐसे सोर्सेज की तरफ जाएं जो प्रॉपर किसी ऐसे बंदे ने लिखे हो जो एक्सपर्ट हो अपनी फील्ड का, जो अथॉरिटेटिव हो, आपको उस बंदे का नाम पता तो आप फौरन से उसका आर्टिकल निकालोगे। तो ऐसा पर्सन आपको ढूंढना चाहिए जो आपकी रिसर्च से रिलेटेड बड़ा फायदेमंद हो। स्पोर्ट्स वैलिडिटी क्या होती है, यूज क्रेडिबल सोर्सेज सपोर्ट द वैलिडिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। आपके जितने भी रिसर्च फाइंडिंग होंगी, अगर आप क्रेडिबल सोर्सेज से वो लेने की कोशिश करेंगे तो वो ज्यादा फायदेमंद होगी, बेनिफिशियल होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बार बार बताती हूँ आपको कि आप अगर विकीपीडिया या ऐसे इंसाइक्लोपीडिया से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे ना ऑथर है ना डेट है। ठीक है, वहां पे आपका टॉपिक भी अनक्लियर और मिस इंफॉर्मेशन से मिला डिस गाइडेंस भी बहुत ज्यादा है, रेलिवेंट से ज्यादा इरेलीवेंट चीजों का भी अंदर जो है मजमुआ है। तो आप फिर क्या करोगे, अगर आप ऐसे सोर्सेज अपने रिसर्चेज में यूज करते हो, उनको पढ़ के पीछे लिंक्स डाल देते हो, जिसे हम कहते हैं ना आउटर टेक्स्ट एंड सॉरी साइटेशन पेज, जिसे हम कहते हैं वर्क साइटेड पेज, अगर आप उसके अंदर लोकेशन डालते हैं ऐसे लिंक्स की, तो आपकी रिसर्च पे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, आपकी रिसर्च जो है वो रिलायबल नहीं होगी। तो ये चीज है। मजीद, अपनी रिसर्च क्वालिटी, अगर आपकी रिसर्च रिलायबल होगी तो आपकी रिसर्च की क्वालिटी अच्छी होगी, जो भी पर्सन उसको पढ़ेगा देखेगा उसके अंदर से आपको आपकी रिसर्च प्लेजराइज नहीं होगी, यूनिक होगी, सबसे डिफरेंट होगी। ये इस तरह से आपको आपकी रिसर्च को बेनिफिट मिलेगा इस चीज का। इंक्रीज ट्रस्ट वर्थिनेस, जो उस चीज को पढ़ेगा उसको आपकी फाइंडिंग पे जो होगा वो ट्रस्ट हो जाएगा। इसके बाद मुसलसल ये चीज है कि अगर आप क्रेडिबल सोर्सेज को फाइंड आउट करते हो, अगर वहां से आप एक दफा चीज रीड आउट कर लेते हो, तो आपको पता होता है कि ये सोर्सेज जो है हमेशा अथेंटिक ही रहेंगे, ये यहाँ पे जो है फॉल्सनेस नहीं है, फॉल्स नोशन नहीं है, इररेलेवेंट काम नहीं है। इससे रिलेटेड मैं बात अगर आपको बताऊं, हम ज्यादा पीडीएफ पढ़ते हैं। हम पीडीएफ से क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पीडीएफ जो है वहाँ एक प्रॉपर रिसर्च बेस्ड जो होते हैं वो आर्टिकल्स होते हैं, उनको पाइल अप किया जाता है, रिसर्च बेस्ड टॉपिक होता है जिसपे वो मुकम्मल रिसर्च की जाती है, बड़ा मेहनत से उसको लिखा जाता है, तो वो ज्यादा रिलायबल है बजाय कि दूसरी वेबसाइट पे जिसपे जो है हमें ऑथर की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, हमें डाटा भी सही नहीं मिलता और हमें पब्लिकेशन डेट भी नहीं मिलती। तो हमें पता है कि क्रेडिबल सोर्सेज हमें पता होने चाहिए कौन कौन से जो हमारी रिसर्च में हमारी मदद कर सकते हैं। अब क्रेडिबल सोर्सेज जो है उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, बेटर कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, बेटर फाइंडिंग कर सकते हैं। इस तरह हमारी क्रेडिबिलिटी भी आहिस्ता आहिस्ता इनहेंस्ड होती है। हम जितने ज्यादा सोर्सेज पढ़ते जाते हैं हमें उतने ज्यादा सोर्सेज से पता चलता है कौन से सोर्सेज जो हैं वो रिलायबल है, कौन से जो है इररेलेवेंट है, कौन से जो अनरिलायबल है, जो हमारी रिसर्च में
ये सब कुछ रिसर्च करते हुए पता चल जाएगा कि हमारे लिए कौन से सोर्सेस रेलिवेंट है। ये क्या होगा कि आपने एक दफा रिसर्च तो की, लेकिन आपको पता होगा कि कौन सा कहाँ से कैसे मटेरियल निकालना है जो ऑथेंटिक हो। कौन्स क्या है भाई, टाइम कंज्यूमिंग है ये काम, ऑब्वियसली बात है, हर चीज को चेक करना, वैल्यूएट करना, फिर नंबर ऑफ सोर्सेज को आप पढ़ना। ये बड़ा हेक्टिक होता है और टाइम टेबल भी होता है, लेकिन इससे क्या होता है कि आपकी जो रिसर्च होती है वो रिलायबल होती है। चैलेंजिंग बहुत सारे मसले मसाइल का आपको सामना करना पड़ सकता है इस क्रेडिबिलिटी के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज जो होते हैं वहाँ पे पब्लिकेशन डेट नहीं होती, ऑथर का नाम नहीं होता, क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चनिंग हो वहाँ पे, क्रेडिबिलिटी जो है वो नहीं मिलती आपको सोर्सेज के ऊपर। लिमिटेड इंफॉर्मेशन से मुराद आप ऐसे सोर्सेज ऑनलाइन रिसर्च करते हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेने के बजाय आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन की तरफ जाएं और अपने रेलेवेंट सोर्स से उस इन्फॉर्मेशन को डिग आउट करने की कोशिश करें। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड बहुत कम इंफॉर्मेशन आपके जो है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाली जाए, ऑनलाइन वेबसाइट्स पे हो, आपको लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिले, तो आपको ये चीजें फिर यहाँ पे भी एक आपकी रिसर्च में जो है वो आ सकता है, मसले मसाइल आ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत मटेरियल होने की वजह से आप सही से पढ़ नहीं पाते कि आपको क्या फाइंड करना है, क्या आपको किस तरह रिसर्च करनी है। तो ये चीज़ है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन से भी आप जो है बचें। कोई ऐसा आर्टिकल, कोई ऐसा टॉपिक लें जो जिसके ऊपर आपकी इंफॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा हो और आप उसको पढ़कर अपना गैप फाइंड आउट कर सकें और अपने बारे में अपनी रिसर्च को ऑथेंटिक बना सकें। बाकी हाउ टू चेक क्रेडिबिलिटी की चेक करने का क्राइटेरिया क्या है, इवेलुएट करें ऑथरशिप, ऑथर का पता होना चाहिए, ऑथर की जो है एक्सपर्टीज का पता होना चाहिए, पब्लिकेशन और हिस्ट्री का। ये चीज़ अगर आपको पता होगी तो आपको पता होगा मैंने पीएचडी किसी ऑथर ने रिसर्च लिखी है तो भाई वो तो गलत लिख नहीं सकता, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो आप छोटे मोटे लोगों के, जो आपके पढ़े लिखे लोग भी नहीं होते, अगर आप उनसे भी इंफॉर्मेशन डिग आउट करने की कोशिश करते हैं वेबसाइट पे, तो आपके लिए मसला मसाइल क्रिएट करते हैं। तो अथेंटिक, हमेशा अथेंटिक और प्रॉपर वे को आप सिलेक्ट करेंगे अपनी रिसर्च को रिलायबल बनाने के लिए। पब्लिकेशन डेट का होना जरूरी है, पीयर व्यू आपने करना है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप किसी आर्टिकल से ले रहे हैं आपने दूसरे आर्टिकल्स को भी पढ़ना है, उस इन्फॉर्मेशन को ऑथेंटिक उसको प्रूव करने के लिए कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है। फिर आपने प्रॉपर यूआरएल उसका देखना है कि यूआरएल होना चाहिए, वो कभी कभार डॉट गोव से स्टार्ट होगा या ईडी यू से, उसके बाद ओआरजी से, ये यूआरएल प्रॉपर होना चाहिए उस जगह से जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन निकालें। लुक फॉर कॉरोबोरेशन, कॉर्पोरेशन का मतलब कंफर्मेशन होनी चाहिए आपके पास उस रिसोर्सेज को वेरीफाई करने, क्रॉस चेकिंग के थ्रू, यानी मल्टीपल आर्टिकल एक टॉपिक से रिलेटेड आपको पढ़नी चाहिए ताकि आप उस पर लिखी हुई जो इन्फॉर्मेशन आपको पता चले वो ट्रू है कि फॉल्स है। ये चीज़ है। बाकी वही चीज़ें, ऑनलाइन रिसोर्सेज क्रिटिकली करें, कंसिडर मल्टीपल सोर्सेज, ये सब चीज़ आप पढ़ें। इसको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको ऑफ करते हैं।